श्यामनगर नाम के एक गांव में तीन सबसे अच्छी दोस्त रहती थी। सुधा, श्रेया और मीरा। वे सभी एक स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। वे सभी सबसे अच्छी दोस्त थी। सुधा और शीला बहुत अमीर दोस्त थी। सुधा एक लापरवाह और शांत लड़की थी और शीला बेहद कंजूस थी, जबकि मीरा एक लड़की थी। गरीब परिवार की शीला और सुधा ने कभी भी मीरा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह गरीब है। अब स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तीनों वयस्क हो गए थे। वे अपने संभावित करियर को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब मीरा काम पर वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वह मिल गई। फिर शीला का फोन आया। हे हाय शीला, तुम कैसी हो? तुमने मुझे इतने लंबे समय के बाद फोन किया। क्या तुम्हारा नाश्ता हो गया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ? तुम्हारे घर का बना नाश्ता अद्भुत है और यह हमारी जिंदगी है। क्या सुगंध है वाह, सुपर, यह आश्चर्यजनक है। हाँ, आप केवल बात करते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं। आप केवल लोगों को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। रुको, मैं अभी सुधा को फोन करने जा रहा हूँ। सुधा ने फोन उठाया। हाय दोस्तों, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि रानी अभी जाग गई है। पार्टी वास्तव में कल रात के तड़के तक जारी रही। यही कारण है कि मैं अभी उठा। ये लड़की हमें कैसे याद रखेगी अगर वो इतनी सारी पार्टियों में भाग लेती है? नहीं, नहीं, आप दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और आप लोगों के बिना मेरा जीवन बहुत उदार होगा। इस बिंदु पर हर कोई हंसने लगता है और सुधा आगे कहती है, मीरा, हमने इतने समय से तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी भोजन नहीं खाया है, इसलिए हम इस बार केवल तुम्हारे घर पर मिलेंगे। हाँ, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। 7 दिन पूरे होने के बाद शीला और सुधा मीरा के घर गई। शीला और सोडा ये देखकर भयभीत हो गई कि मीरा के घर की सुरक्षा में 2 पुलिस अधिकारी थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे की पूछताछ करने के लिए मीरा के पास नहीं आया। अब वे बैठ गए और बात करने से पहले एक दूसरे को गले लगाया। मीरा, क्या तुम करोगे? बातें करते रहो या कुछ खाने के लिए भी लाओगे? हाँ हाँ, मैं ला रहा हूँ। मैं सुबह से आपका पसंदीदा नाश्ता बना रहा हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे तुरंत ले आओ। साथ में नाश्ते का आनंद लेते हुए मीरा, शीला और सुधा ने एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उस समय सुधा ने कहा कि चलो कुछ अलग योजना बनाते हैं। इस समय एक यात्रा पर चलते हैं। यह विचार कैसा है? अरे नहीं, नहीं, अगर हम यात्रा करेंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और आप जानते हैं कि मुझे उन अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने से कितनी नफरत है जो आपने नहीं की है। कंजूस, तुम थोड़े बदल गए हो। सुधा के इतना कहते ही शीला और मीरा जोर जोर से हंसने लगी। जब शीला ने आगे कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए खरीदारी के लिए चलते हैं। समूह जल्दी से दूसरे दिन सुधा के घर पर इकट्ठा होता है, जिसके बाद वे बड़े पैमाने पर खरीदारी की होड़ में निकल जाते हैं। ये लापरवाही थी। खरीदारी करते समय पैसे बर्बाद कर रहे थे और शीला ने अपनी सुधा पर ध्यान दिया। कृपया अपने खर्चों में कटौती करें, आप व्यापारी की समान कीमत चुका रहे थे। क्या आप जानते हैं कि मैंने आज ही आपके 3,000 रुपए बचाए हैं और आपको इतनी नकदी ले जाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जब क्या तुम बेहतर हो जाओगे? मुझे नहीं पता कि तुमने आज मेरे 3,000 रुपए वास्तव में क्या बचाए। अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसे की भी कद्र करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम्हें इतनी नकदी ले जाने की क्या जरूरत है? शीला, अभी शुरू मत करो। मुझे पता है तुम कंजूस हो और मैं नहीं। तीनों दोस्त बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से एक बाइक आई और तेजी से सुधा का पर्स छीन लिया। सुधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, मेरा पर्स नहीं। एक बार मैं तुम्हें अपने हाथ में ले आऊं, फिर देखोगे। नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी तरफ मीरा ने किसी को फोन किया और पुलिस वाले कुछ ही समय में पहुंच गए और मीरा को सुधा का पर्स सौंप दिया, क्योंकि हम इस अपराधी को लंबे समय से ढूंढ रहे थे मैडम। हम जागरूकता के कारण आज उसे पकड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। ये देखकर अधिकारियों ने मीरा को सलाम किया। सुधा और शीला आश्चर्यचकित रह गई। संगीत, आप? हाँ, मैं अब शहर का पीएसआई हूँ। सुधा और शीला ने भी मीरा को सलाम किया और वे एक साथ घर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वे वहाँ एक दूसरे से मिलने लगते हैं। नोवाटॉक नामक गांव में एक टेलर साइमन रहता था। उसकी पत्नी सोफी, उसकी 3 बेटियां स्टेला, सारा और सूसी उसके परिवार में थी। कुछ ही दिनों में तीनों बेटियों का एक भाई साइमन हो गया और सोफी ने उसका नाम रॉबर्ट रखा, क्योंकि वह परिवार में सबसे छोटा था। सभी का प्रिय, उसकी जरूरतें बहुत जल्दी पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती थी। वह अब बड़ा हो रहा था। स्टेला उसे पढ़ाती थी, सारा और सूसी उसे खाना खिलाती थी और उसकी देखभाल करती थी। जब रॉबर्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो सोफी अपने पति की दुकान पर जाने लगी और वहाँ काम करने लगी। ये देखकर स्टेला ने एक दिन सोफी से कहा, माँ, क्या अब तुम रोज दुकान जाओगी? हाँ प्रिय, मुझे जाना होगा, नहीं तो हम कैसे गुजारा करेंगे। माँ, तुम दुकान पर जाओ, हम रॉबर्ट की ठीक से देखभाल करेंगे। आए, मैं दुकान जा रही हूँ। ठीक है, तुम तीनों कृपया आपस में मत लड़ो। हाँ, ये कहकर सोफी दुकान पर चली जाती है। अब सोफी अपने पति के साथ कपड़े सिलने लगती है। साइमन सोफी से कहता है, सोफी, तुम इतनी जल्दी दुकान पर क्यों आने लगी? हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, आपको उनकी देखभाल करने की जरूरत है। आप सही हैं, लेकिन आपके धीरे धीरे बढ़ते काम के बोझ को देखकर मैं घर पर खाली नहीं बैठ सकती। यही कारण है कि मैंने स्टेला को देखभाल करने के लिए कहा और मैं यहाँ आ गई।
ठीक है। अब सोफी और साइमन ने कपड़े सिल दिए। दुकान पर एक साथ अपना काम पूरा करने के बाद वे घर जाने के लिए निकले। अब उन्होंने घर आते समय कुछ मिठाइयाँ खरीदी। बच्चों ने अपने हाथों में मिठाइयाँ देखी और बहुत खुश हुए और रॉबर्ट ने साइमन से कहा, डैडी क्या आप मेरे लिए ये मिठाइयाँ लाए हैं? हाँ, मैं आप सभी के लिए अलग अलग मिठाइयाँ लाया हूँ। अब साइमन अपने बच्चों के साथ बैठता है और सोफी जाकर खाना बनाती है। हर बच्चा अपनी पसंदीदा चीज पाकर खुश था। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं ना, हमारी बेटियां इतनी समझदार हैं। हाँ सोफी आप सही कह रही हैं, हम वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी इतनी जिम्मेदार बेटियां हैं। मेरे दुकान ज्वाइन करने के बाद वे सभी रॉबर्ट और घर का भी ख्याल रखती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ठीक है चलो अब सो जाते हैं, हमें जल्दी उठना है और दुकान भी जाना है। हाँ ये कहकर साइमन और सोफी अगले दिन हमेशा की तरह सोने चले जाते हैं। साइमन जल्दी उठता है और दुकान चला जाता है और वहाँ काम करना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब वे दुकान पर जाते थे तो सोफी भी दुकान पर आ जाती थी। स्टेला घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। कुछ साल बीत गए, रॉबर्ट बहुत आलसी हो गया था। वो खाना खाने के बाद सो जाता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट की बहनों की शादी हो गई और वे तीनों अपने ससुराल चले गए। अब रॉबर्ट, सोफी और साइमन उस घर में रहते थे। अब कोई भी रॉबर्ट का काम नहीं करता था। एक दिन साइमन ने रॉबर्ट से कहा, तुम कब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? कुछ काम करना शुरू करो या मेरे साथ आओ और सिलाई का काम करो। पापा मुझे सिलाई करना नहीं आता और मैं कपड़े सिलने वाली नहीं हूँ। और ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात समझ लो कि अब हम दोनों थक चुके हैं। हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। हाँ हाँ मैं कुछ न कुछ करेंगे। उपदेश देने की कोशिश मत करो सोफी, आओ अब हम आराम करेंगे। उसे अब जो करना है वो करेगा। साइमन और सोफी वहां से चले गए। एक दिन उनकी सबसे बड़ी बेटी स्टेला उनसे मिलने आई। उनकी माँ और पिता बहुत खुश हुए उसे देखो। सोफी ने अपनी बेटी को रॉबर्ट के व्यवहार के बारे में बताया। ये सब सुनकर स्टेला ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी आप दोनों ने इतने वर्षों में बहुत मेहनत की है। अब आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए और वहाँ कुछ समय बिताना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और अच्छा रहेगा। रॉबर्ट को अपनी गलतियों का एहसास है। हाँ प्रिया आप सही है, हम ये सोचकर इस तरह से कार्य करेंगे। साइमन और सोफी तीर्थ यात्रा पर गई। किसी को स्वीकार नहीं था। स्टेला को इस बारे में पता था, इसलिए रॉबर्ट ये सोचकर चिंतित था कि अब उसका काम कौन करेगा। फिर वह बाहर गया और वहीं बैठ गया। उसने देखा कि एक पूरा परिवार सड़क पर गुजर रहा है। फिर उसके दिमाग में आया कि मेरा परिवार भी है, ये पसंद है, लेकिन मेरे माता पिता कहाँ गए मुझे नहीं पता। फिर जो लोग सड़क से गुजर रहे थे उनमें से सबसे बड़े बेटे ने अपने थके हुए पिता के कंधे से बैग लिया और उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने के लिए कहा। रॉबर्ट को अपने पिता की बात याद आती है और वह कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार किया है। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैंने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब जब मेरे माता पिता घर वापस आएंगे तो मैं उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। वे जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा और मैं ऐसा करूंगा, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। जब रॉबर्ट ये सोच रहा था तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी ओर आ रहे हैं। उन्हें घर आते देख रॉबर्ट दौड़कर गया और उन्हें गले लगा लिया। माँ पिताजी आंटी के घर का भी दौरा है और उनसे बिना पैसे लिए घर से निकलने वाली थी। अच्छा हाँ, आप अपने पैसे लेना भूल गई। कोई बात नहीं आंटी, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बाद में भुगतान कर सकती हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं आपको बाद में भुगतान कर दूंगी। अलविदा, मैं तुम्हें अगले दिन बाद में देखूंगा। एलिस जल्दी उठी और एक खेत में काम करने चली गई। जब वह अपना काम पूरा करके घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत ठीक नहीं है, वह बीमार थे। एलिस बिना समय बर्बाद किए उन्हें अस्पताल ले गई। डैड डॉन चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे आशा है। प्रिय अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एलिस आवश्यक फॉर्म भरने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर गई। वहाँ उसे पता चला कि उसे तुरंत 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा। क्या मैं कुछ समय बाद ये राशि दे सकता हूँ? नहीं मैडम, आपको इसका भुगतान अभी करना होगा, अन्यथा हम मरीज का इलाज नहीं करेंगे। मैडम कृपया मेरी मदद करें, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल 5,000 रुपये हैं। क्या यह इलाज शुरू करने के लिए पर्याप्त है? मुझे खेद है, ये नियम है हमारे अस्पताल का, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। इस दौरान एलिस बहुत उदास हो गई तो अकाउंटेंट ने उससे कहा, मैडम आप हमें 5,000 रुपये क्यों नहीं देती? एलिस अस्पताल से चली गई और सोचने लगी कि वह इस बात से चिंतित थी कि वह इतना भुगतान कैसे करेगी उसके पिता के इलाज के लिए पैसे। अब मैं क्या करूं, कैसे इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लूं? वो कुछ देर बैठ गई और इस समस्या के बारे में सोचने लगी। उसे अभी भी फीस का इंतजाम करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह इतनी निराश हो गई थी कि उसने एक पत्थर उठाया और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर लगा जमीन चमकने लगी और तभी पत्थर की जगह एक सुंदर परी दिखाई दी। उसने एलिस से पूछा, हे प्रिय लड़की, मैं इस शहर में कई वर्षों से बंद था, मुझे मेरे गलत कामों के कारण श्राप मिला था,
मुझे बताया गया था कि मैं एक ईमानदार के बाद ही मुक्त हो पाऊंगी, और दयालु लड़की ने मुझे छुआ। तुमने मुझे मेरे अभिशाप से मुक्त कर दिया। हाँ, ये सच है प्रिया, और इसके लिए मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करूंगा। तुम अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांग सकती हो, मैं उसे पूरा करूंगा। हे प्रिय परी, मेरे पिता बहुत बीमार है और मुझे इसकी आवश्यकता है। उसके इलाज के लिए पैसे। प्यारी लड़की, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम मुझे इस अभिशाप से छुटकारा पाने में मदद करो, और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम मांगोगी। आइरिस ने उसे सब कुछ बताया कि परी बहुत अच्छी थी। उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। प्यारे लड़के, तुमने इससे पूछा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे अपने मन में याद करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। यह कहकर परी गायब हो गई। एलिस ने सोने का हार हाथ में लेकर ओर में ये देखा। एलिस घर लौट आई हार के साथ और अपनी माँ को इसके बारे में बताया कि यह जादुई हार है। मुझे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। जैसे ही उसने ये शब्द बोला, उन्हें एक रोशनी दिखाई दी, और जब हल्के से तंग आकर उन्होंने फर्श पर पैसे पड़े देखे, एलिस और उसकी माँ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एलिस पैसे लेकर अस्पताल गई और अपने पिता के इलाज के लिए भुगतान किया। कुछ समय बाद वह उसी स्थान पर गई जहाँ उसकी मुलाकात उस परी से हुई जिसे वह परी कहती थी। उसके मन में और परी उसके सामने प्रकट हुई। हे परी, आपके जादुई हार ने वास्तव में मेरी मदद की। मैंने अपने पिता के इलाज के लिए आसानी से भुगतान कर दिया है, और अब मैं यह हार आपको लौटाना चाहता हूँ। मैंने यह हार इसलिए दिया था क्योंकि आप एक बहुत ईमानदार लड़की हैं। इस हार को रख सकते हैं और इसे अपने साथ साथ अन्य लोगों की समस्या को हल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हैं? आंसू पड़े। हाँ एलिस, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करूंगा जो गरीब हैं या जरूरतमंद हैं। अब मुझे जाना होगा। ठीक है प्रिय परी। परी एलिस बनाकर गायब हो गई। हार के मालिक कुछ दिनों के बाद एलिस के पिता ठीक हो गए और घर लौट आए, बल्कि हमेशा की तरह अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने कभी भी हार का इस्तेमाल अपने लालच के लिए नहीं किया, बल्कि उसने इसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया, और इस तरह वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। वह एलिजाबेथ और एडेन की बेटी है। जब रोनल्ड ने उसे करीब से देखा तो उसने देखा कि वह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जल्द ही अंधेरा हो गया और साफ रात के आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। मुझे लगता है कि मुझे अब छुट्टी ले लेनी चाहिए। तभी ईडन आ गया। वह आदमी कौन है? वह एक शूरवीर है जो एक मिशन पर निकला है। उसका नाम रोनल्ड है। संगीत। रोनल्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे तुरंत किंग रिचर्ड से मिलना है। आपको अभी जाना चाहिए। ये जंगल रात के समय होने वाली परेशानी के लिए सुरक्षित नहीं है। आप हैं रात के लिए हमारे साथ रहने के लिए आपका स्वागत है। सर, आप बेहद दयालु हैं। एडी, ईव और रोलैंड घर लौट आए थे। ईव पिछवाड़े में आराम कर रही थी। रोलैंड भी उसी समय आ गया और उसके बगल में बैठ गया। अंततः उन्होंने बातचीत शुरू की। रोलैंड अंततः अंदर गया और वहां सोई हुई एवन ने जब अपने कमरे में देखा तो वो कहीं नहीं थी। घर के बाहर से आ रही उसकी आवाज सुनकर रोलैंड जाग गया। जब उसे पता चला कि ईव पर एक शेर ने हमला किया है और वह अपनी संयुक्त बुद्धि से बहादुरी से अपना बचाव कर रहा है, तो रोलैंड आश्चर्यचकित रह गया। दोनों ने शेर को मार डाला। रोलैंड ईव के साथ घर लौट आया। उन्हें घर वापस आते देख एलिजाबेथ और ईडन ने आखिरकार राहत की सांस ली। धन्यवाद संगीत, बहुत बहुत धन्यवाद रोलैंड। रोलैंड और ईव एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में थे। आप राज्य क्यों जा रहे हैं? राक्षस को खोजने और मारने और उस राज्य के लोगों में शांति लाने के लिए। राजा रिचर्ड का। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं वहां अकेले जाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपके पास वापस आऊंगा। मेरे प्यार मत करो, चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ आऊंगा। रोलांड के पास ही को अपने साथ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि रोलांड दोनों राजा रिचर्ड के राज्य की ओर निकल पड़े। वे राक्षसों को सुनने में सक्षम थे। जब राक्षस ने रोलांड और ईव को बहुत बहादुरी के साथ देखा तो वह भयानक चीखते हुए अपनी गुफा से बाहर आया। रोलांड और ईव ने राक्षस को सबक सिखाया, उसे पकड़ लिया और राजा रिचर्ड के सामने लाया। राजा रिचर्ड अपने दिल की गहराइयों से अविश्वसनीय रूप से चकित हो गया। उसने अपना आभार व्यक्त किया। रोलैंड और ईव के लिए राजा ने अचानक ईव के हाथ पर एक जन्म चिन्ह देखा जो बिल्कुल उसकी बेटियों की तरह लग रहा था, और उसने तुरंत इसे पहचान लिया। हे महिला, आपका नाम क्या है? क्या आप अपने माता पिता को यहाँ बुला सकते हैं? हाँ महामहिम, मेरा नाम ईव है, लेकिन मेरे माता पिता अलग रहते हैं। राज्य। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दूसरे राज्य में जाएं और एलिजाबेथ और एडेन को पूरे सम्मान के साथ वापस लाएं। सेवक उन दोनों को राजा रिचर्ड के राज्य में वापस ले आए। जब उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी एलिजाबेथ को देखा तो वे मेरी वजह से बहुत खुश हुए। अहंकार और अभिमान, मैंने हमारे बीच इतनी मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी और इसीलिए तुम्हें इतने लंबे समय तक मुझसे दूर रहना पड़ा। अब हमारा पूरा राज्य मुक्त हो गया है। राजा रिचर्ड ने कुछ दिनों के बाद ईव को राज्य की रानी के रूप में ताज पहनाया। अब उनका पूरा परिवार खुश है। इसके बाद रोलांड की बहादुरी और बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए राज्य में कई बदलाव लाए। यहाँ तक कि राज्य की प्रजा भी इन परिवर्तनों को देखकर बहुत खुश हुई। क्या तुम बेहतर हो जाओगे? मुझे नहीं पता कि तुमने आज मेरे 3000 रुपए वास्तव में क्या बचाए।
अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसे की भी कद्र करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम्हें इतनी नकदी ले जाने की क्या जरूरत है? शीला अभी शुरू मत करो, मुझे पता है तुम कंजूस हो और मैं नहीं। तीनों दोस्त बात कर रहे थे कि अचानक पीछे से एक बाइक आई और तेजी से सुधा का पर्स छीन लिया। सुधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, मेरा पर्स नहीं, एक बार मैं तुम्हें अपने हाथ में ले लूं, फिर देखोगे। नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी तरफ मीरा ने किसी को फोन किया और पुलिस वाले कुछ ही समय में पहुंच गए और मीरा को सुधा का पर्स सौंप दिया क्योंकि हम इस अपराधी को लंबे समय से ढूंढ रहे थे मैडम। हम जागरूकता के कारण आज उसे पकड़ने में कामयाब रहे क्योंकि उसने ऐसा कहा था। ये देखकर अधिकारियों ने मीरा को सलामी दी। सुधा और शीला आश्चर्यचकित रह गई। संगीत आप? हाँ, मैं अब शहर का पीएसआई हूँ। सुधा और शीला ने भी मीरा को सलामी दी और वे एक साथ घर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वे वहाँ एक दूसरे से मिलने लगते हैं। मोनाटोक नामक गांव में एक टेलर साइमन रहता था। उसकी पत्नी सोफी, उसकी तीन बेटियां स्टेला, सारा और सूसी उसके परिवार में थी। कुछ ही दिनों में तीनों बेटियों का एक भाई साइमन हो गया और सोफी ने उसका नाम रॉबर्ट रखा क्योंकि वह परिवार में सबसे छोटा था। सभी का प्रिय, उसकी जरूरतें बहुत जल्दी पूरी हो जाती थी। उसकी बहनें उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती थी। वह अब बड़ा हो रहा था। स्टेला उसे पढ़ाती थी, सारा और सुसी उसे खाना खिलाती थी और उसकी देखभाल करती थी। जब रॉबर्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो सोफी अपने पति की दुकान पर जाने लगी और वहाँ काम करने लगी। ये देखकर स्टेला ने एक दिन सोफी से कहा, माँ क्या अब तुम रोज दुकान जाओगी? हाँ प्रिय, मुझे जाना होगा, नहीं तो हम कैसे गुजारा करेंगे। माँ तुम दुकान पर जाओ, हम रॉबर्ट की ठीक से देखभाल करेंगे और मैं दुकान जा रही हूँ। ठीक है, तुम तीनों कृपया आपस में मत लड़ो। हाँ, मैं ये कहकर सोफी दुकान पर चली जाती है। अब सोफी अपने पति के साथ कपड़े सिलने लगती